प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रिजल्ट को लेकर जो भी हमारे मन में आशंकाएं हैं या इंटरव्यू को लेकर जो भी चिंताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनसे संबंधित कौन कौन सी परेशानियां हैं आपके सामने, जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आदि जितने भी हैं उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। मैंने जीआईसी लेक्चरर का आंसर की अपलोड किया था, उसमें 7-8 प्रश्न गलत हो गए थे हमारे। जल्दीबाजी में अपलोड करने के कारण, एक लोगों पर विश्वास करने के कारण भी कुछ गलतियां हुई। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इस तरह की गलती न हो। भले ही मेरा वीडियो लेट से मिले लेकिन ऑथेंटिक होना चाहिए, जीरो एरर के साथ होना चाहिए। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे से मैं इस तरह की गलतियों को रोकने का प्रयास करूंगा। फिर भी जीआईसी लेक्चरर का जो आंसर की है उसको करेक्ट करके पिन कमेंट के माध्यम से मैंने डाल दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसमें हमारा सहयोग चैनल से जुड़े ही विवेक मिश्रा जी ने, आशुतोष गौतम जी ने, अननोन इंडियन ने और ऋषभ तिवारी ने काफ़ी सहयोग किया है। प्रूफ के माध्यम से बताया कि सर आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। मैंने उसको पिन कमेंट के माध्यम से करेक्ट कर दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जान रहे हैं कि 12 विषयों का रिजल्ट घोषित हो चुका है। कई लोग आशंकित हैं कि मेरिट हाई जाएगी क्योंकि अन्य विषयों में हाई गया है। हमसे भी कुछ लोग पूछे कि आपका क्या विचार है। तो विषय का फ़र्क पड़ता है। जैसे हिंदी से, संस्कृत से आप अपने विषय की तुलना नहीं कर सकते हैं, संगीत से तुलना नहीं कर सकते हैं। संगीत में जो है 20 या 22 से ऊपर कट ऑफ चला जाता है इंटरव्यू के लिए। तो हर विषय का अपना है और पेपर का लेवल भी मायने रखता है। फिर भी सीटों की संख्या के हिसाब से यदि देखा जाए, मैं इंटरव्यू कॉलिंग की संख्या की बात करने जा रहा हूँ, न कि कट ऑफ की अभी बात कर रहा हूँ। कितने लोगों का कॉल होने वाला है या क्या पैटर्न है इसकी बात मैं करने वाला हूँ। तो इंग्लिश का लगभग सीट आप देखिए 269 है, 269। उसी तरह से भूगोल का टोटल सीट है 250 यानी 250 है। तो लगभग ये दोनों बराबर हैं। तो इन्हीं को तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए कुल सीट जनरल में 161 था, उसमें इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है 673 यानी कि 4.18 गुना लोगों को बुलाया गया है। उसी तरह से ओबीसी में 77 यानी 273 लोगों को कॉल किया गया है। इसमें एससी में 31 सीट था, उसमें 101 लोगों को कॉल किया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि 269 सीट थी इंग्लिश में और इसमें 1047 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। यदि भूगोल को हम देखते हैं तो इसी रेशियो में यदि बुलाया जाता है तो 124 सीट जनरल में है, इसमें 518 लोगों को कॉल होगा। ओबीसी में 81 सीट थी तो 287 लोगों को लगभग बुलाया जा सकता है। एससी में 45 तो 147। ये मोटा मोटी लगभग है, ये एक्यूरेट नहीं है, कुछ इसी के आसपास सीटें रहेंगी आपकी। इस तरह से टोटल सीट आता है आपका 952। मैंने जो साक्षात्कार में बुलाने के लिए पहले भी मैं वीडियो बनाया था कट ऑफ वाला, उसमें भी आप देखेंगे तो यही 952 और जो इंग्लिश का ये जारी हुआ है इसके अनुसार भी मैंने कैलकुलेट किया है तो टोटल सीट 952 ही आ रहा है और उसमें भी 952 आया, यानी कि 950 लोगों को लगभग बुलाया जाएगा। अब कट ऑफ को लेकर के जो आशंकाएं हैं तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैं अभी विचलित नहीं हुआ हूँ। जो मैं कट ऑफ आपको बताया था यही कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग केवल नंबर देखते हैं, 92 क्वेश्चन, 87, 80 ये देखते हैं। इसके साथ जो कंडीशंस जुड़ा था वो आप नहीं देखते हैं कि इंटरव्यू में आपको नंबर लाना है। तो इस तरह से जो ये अंक आधारित है, प्राप्तांकों के आधार पर नीचे बनाया गया है, इसको ध्यान से देखिए। ये आप इसको मान के चलिए, इसके पास रहेंगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन होने वाला है। 10 अंकों का उतार चढ़ाव संभव है, इसको भी 10 प्लस और माइनस करके ही इसको आप मानेंगे। ठीक है, आप लोग रिजिड हो जाते हैं कि आपने यही बताया था। फिर भी अभी फाइनल रिजल्ट आना है, जल्दी ही आ जाएगा। आप लोग हिम्मत मत हारिए। अब इंटरव्यू से संबंधित कुछ तथ्य हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सबसे पहले आप लोग का 10% यानी 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है। उसमें ये 3 कैटेगरी बनाया गया है, आप लोग देखे होंगे प्रॉस्पेक्टस, तो उसमें दिया हुआ है ये 4% अंक यानी 20 नंबर आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान के आधार पर। यानी सामान्य ज्ञान का मतलब समझ लीजिए विषय आधारित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे, उस पर आपको 20 नंबर मिलना है। व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक यानी 15 नंबर आपको
इस पर मिलना है। व्यक्तित्व परीक्षण, आप जाते हैं, कैसे जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस तरह का होगा। क्या पहनावा ओढ़ावा है, इस पे आधारित होगा। और तीसरा है, इस पे भी 3% यानी 15 नंबर इस पर भी है, अभिव्यक्ति की योग्यता। यानी कोई भी टॉपिक को आपसे पूछा जाता है तो उसको आप किस तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, उस पर ये नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 50 नंबर को डिवाइड किया गया है। यदि आप अभी जो रिजल्ट निकला है इंग्लिश का या अन्य विषयों का, तो आप देख रहे होंगे लगभग 100 लोगों को एक पाली में बुलाया गया है। इंग्लिश का ही ले लीजिए, 98 लोगों को बुलाया गया है। यानी मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ 100 लोगों को साक्षात्कार के लिए एक पाली में बुलाया जा रहा है, 8 से 12, यानी 4 घंटे में 100 लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। यदि हम मान लेते हैं कि 4 बोर्ड बैठी हुई है, तो एक कैंडिडेट को मैक्सिमम 4 मिनट का समय मिलना चाहिए औसतन। किसी के 6-7 मिनट भी जा सकता है, किसी का 2 मिनट भी होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसको देख लीजिए। मैंने ये बताया भी था, लेकिन फिर एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, और यदि बीएड है तो बीएड का, पीएचडी है तो पीएचडी का, ये सभी आपको सर्टिफिकेट लोड करना है, न कि मार्कशीट लोड करना, क्योंकि उसमें नंबर भी भरना होता है कि सर्टिफिकेट का नंबर डालिए। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करेंगे तो दोनों का नंबर वहाँ अपलोड करने के लिए उसका सीरियल नंबर वगैरह डालना होगा, तो वो आपको नहीं रहता है। केवल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, वो आपको करना पड़ेगा। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब डोमिसाइल किसको देना है, नहीं देना है, आगे हम चर्चा करेंगे। यदि उत्तर प्रदेश के हैं निवासी तो आपको डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ आपको डालना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड, जो भी डालना है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे इंटरव्यू लेटर मिलने के बाद ही आपको ये बनवाना है, उसको आपको अपलोड करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आप जहाँ से पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, या बीएड कर रहे हो, या कर लिए हो, अंतिम संस्था हो, वहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यदि आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो नया करवा लीजिएगा। 6 महीने से ज़्यादा करेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। और आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, जैसे एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इसका भी आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं उसको देखिए। तो सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको ये ले करके जाना है कि नहीं जाना है। कई लोग पूछ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का ले जाना होगा, सेकेंड ईयर का ले जाना होगा, एमए प्रीवियस ईयर का ले जाना होगा, नहीं ले जाना होगा। जितने साल का भी आपको प्रमाण पत्र मिला है, अंक पत्र मिला है, अंक पत्र वो सभी लेके जाइए। छोड़ के घर पे क्यों जाएंगे, उससे बाहर थोड़े बढ़ जाएगा। फाइनल ईयर का लेके जा ही रहे हैं तो वो भी लेके जाना है। अब इसमें दिया है आवेदन पत्रों के साथ आप द्वारा प्रस्तुत जिन अंक तालिकाओं में पूर्णांक न दिए गए हों उनके पूर्णांक को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य, उस परीक्षा वर्ष का प्रॉस्पेक्टस यदि हो तो वो भी ले जाएंगे तो मान्य हो जाएगा, या आप कहीं से उसको प्रूफ ले करके जाना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, कई लोग देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल इंटर किए हैं, कह रहे हैं यहाँ पे पूर्णांक सर नहीं दिया हुआ है। पीछे आप उसके देखेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले, उसके पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्णांक 100 नंबर का है। इस तरह से आपको हाई स्कूल और इंटर के लिए कोई भी अन्य प्रमाण पत्र उसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड वालों के साथ भी वही है, पीछे लिखा हुआ है। अब आती है बात ग्रेजुएशन की और पीजी की। तो इसमें बहुत लोगों का सेमेस्टर वाइज है, सीजीपीए है, ग्रेडिंग सिस्टम है। तो सीजीपीए में भी दिया है कि यदि आप परसेंटेज में इसको निकालना चाहें तो फार्मूला दिया हुआ है, उसके आधार पे आप उसका अंक निकाल सकते हैं। तो आपको भी उसको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी पूर्णांक को पाने के लिए बहुत सारे लोग जैसे बीएचयू से हैं या अन्य जगहों से हैं तो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाम से एप्लीकेशन देते हैं और मार्कशीट जो आपके पास है उसको साथ में अटैच करके प्रस्तुत करने पर आपको अंक संबंधित जो एक प्रमाण पत्र आपको इशू हो जाता है। बीएचयू से काफ़ी लोगों ने बनवा लिया है, जो लोग नहीं बनवाए हैं वो भी बनवा लें। यदि आप सक्षम नहीं है बीएचयू आने में, कहीं दूर हैं, तो भी समस्या नहीं होगी, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीजीपीए के आधार पर कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यूजी, पीजी या बीएड का सर्टिफिकेट ओरिजिनल या प्रोविजनल। ये समस्या आ रही है कि यूजी कर लिए हैं बहुत लोग, पीजी भी कर लिए हैं, बीएड भी कर लिए हैं, पीएचडी भी कर लिए हैं, लेकिन अभी यूजी का या पीजी का सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं।
आप लोगों को हर हाल में सर्टिफिकेट ले जाना होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, न कि मार्कशीट अपलोड करना है। इसलिए आपको नहीं है तो निकलवा लीजिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि आप जाएंगे, उसी दिन फॉर्म भरेंगे, कुछ शुल्क लगता है, वो शुल्क जमा करेंगे और उसी दिन आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है ओरिजिनल। यदि कन्वोकेशन हो गया है और डिग्री बन के प्रिंट होकर रखी है तो आपको उसी दिन मिल जाएगा। यदि आपकी डिग्री अभी नहीं बनी है या कन्वोकेशन आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नहीं हुआ है या आपका सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हो पाया है, तब आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप लोग कम से कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल आपको अपलोड करना होगा। बहुत लोग हैं 2 साल 1.5 साल पहले का प्रोविजनल लेकर के बैठे हुए हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। प्रोविजनल मेरा जहाँ तक जानकारी है 6 महीने तक वैलिड होता है, तो आप 6 महीने के अंदर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अब निवास प्रमाण पत्र देख लेते हैं, डोमिसाइल। सबसे पहली चीज़, जो लोग भी यूपी से बाहर के हैं उनको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप जहाँ के हैं डोमिसाइल यदि आपका वहाँ का है तो आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यूपी के हैं आप और सामान्य कैटेगरी के हैं, फिर भी आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए। इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी सामान्य कैटेगरी में था, मैंने अपलोड किया था, कोई समस्या नहीं है। वैसे जो लोग कैटेगरी का लाभ लेने वाले हैं या EWS का लाभ लेने वाले हैं, उनको हर हाल में निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अब निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए? 2 साल 3 साल पुराना हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन आजकल ये सब चीज़ें हैं, ऑनलाइन शो कर रहा होगा, कोई समस्या नहीं है। नहीं है तो 2 से 3 दिन में निवास प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, आप इसको बनवा लीजिए। फिर आइए अगला देखते हैं, OBC SC ST EWS का प्रमाण पत्र। अब ये बनवा तो लिए हैं, सबके पास है, कुछ लोगों के पास पुराना है, कुछ लोग नया है। कई लोग कन्फ्यूजन में है कि नया लगेगा या पुराना लगेगा। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऐसा नहीं कहता है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जब निकलते हैं उसी समय कह देता है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी बाध्यता नहीं दी गई है। इसमें आप यदि 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना, वो भी चलेगा, या इंटरव्यू से 1 दिन पहले भी यदि आप बनवा करके ले जाते हैं तो वो भी काम करेगा। बस वो अपलोड होना चाहिए। जो आप अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ये नहीं कि पुराना वाला अपलोड कर दिए और नया डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जो आप अपलोड करेंगे, यानी कि आपको अपलोड करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। तो इसमें EWS का क्या है, 2020-21 का जो सेशन है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके बीच उसी दौरान का आपको बनवाना पड़ेगा। वो चाहे फॉर्म भरते समय का आपका हो या अभी आपने बनवाया हो, वो आपका चलेगा। OBC के साथ क्रीमी लेयर वाली भी वही बात है, चाहे वो 3 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 10 दिन पुराना हो, लेकिन वो ऑनलाइन है तो कोई समस्या नहीं है, वो चल जाएगा। जो आप अपलोड करेंगे वही लेकर के जाएंगे। अब चिकित्सा प्रमाण पत्र को हम लोग देख लेते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र कई लोग अभी से बनवाना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि चिकित्सा प्रमाण पत्र आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब आप इंटरव्यू लेटर निकाल लेंगे। इंटरव्यू लेटर ले करके आप जाएंगे और आप उसके बाद ही चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अब देखिए, आपका प्रॉस्पेक्टस जो था इस भर्ती का, उसमें लिखा हुआ है, किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी से नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। ये चीज़ दे रहा है। यानी कि बहुत लोग पूछते हैं किससे बनवाना है, CMO से बनेगा या किस तरह के हॉस्पिटल से बनेगा। तो आप जो है, जो भी आपके निकटवर्ती CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़े राजकीय अस्पताल हैं, उनसे जा कर के आप बनवा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दूसरे राज्य से हैं तो क्या यूपी से ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना होगा? नहीं, आप जिस राज्य से हैं वहीं से आप हॉस्पिटल से आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर आइए। ठीक है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र से संबंधित सभी चीज़ें मैं बता दिया। अब चरित्र प्रमाण पत्र देखते हैं, इसको भी लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। चरित्र प्रमाण पत्र आप अंतिम संस्था से बनवा लीजिए। यदि आप संस्था छोड़ चुके हैं या नहीं जाना चाहते हैं या बहुत दूर है, जाना संभव नहीं है, तो आप किसी गजेटेड ऑफिसर से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस तरह से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा।
मुझे उम्मीद है दोस्तों इससे आप लोगों की काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं रिप्लाई करता हूं। और जितने लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि ये पढ़े लिखों का एक चैनल बने। तो यदि मुझे नहीं जानकारी है तो जो चैनल से जुड़ा है उसी को जानकारी हो तो वो जवाब देने का कृपा करें। अब देखिए, मैं जल्दी ही आप लोगों का फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कॉलेज में जब जाएंगे तो कॉलेज ज्वाइनिंग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, समस्याएं क्या क्या आती हैं, समस्याएं बहुत हैं, ठीक है, और क्या क्या सावधानियां रखनी होगी उस समय, उससे संबंधित भी मैं एक वीडियो आगे आप लोगों को बना करके प्रस्तुत करूँगा। और अभी मेरा अगला वीडियो है प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित। मैंने बहुत मेहनत किया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो आप देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। निश्चित तौर से आप लोगों को बहुत ही ये पसंद आएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, 2-4 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसे अपलोड कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।